नमस्कार। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरों में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ज्योति। शिक्षा को बढ़ावा देने और शिक्षा के स्तर में सुधार लाने के साथ ही शैक्षणिक भवनों को दुरुस्त करने के लिए भले ही शासन की तरफ से लाख दावे किए जा रहे हैं, लेकिन सतना जिले में आज भी हकीकत कुछ और ही है। आजादी के 77 साल बीत जाने के बाद भी कई सरकारी स्कूल पेड़ के नीचे संचालित हो रहे हैं। हम बात कर रहे हैं जिले के जन शिक्षा केंद्र उचेहरा के अंतर्गत ग्राम पंचायत इटहा खोर्रा के मुंगहनी कला में संचालित शासकीय प्राथमिक पाठशाला की। इस पाठशाला में छात्र की संख्या लगभग 30 है। ये विद्यालय सतना जिला मुख्यालय से महज 30 किलोमीटर की दूरी पर है। इस विद्यालय को लगभग 11 साल पहले खोला गया था, लेकिन शिक्षकों के द्वारा स्वयं किराए पर भवन लेकर स्कूल संचालित किया जा रहा है। लंबा समय बीत जाने के बाद भी न तो यहां कोई पेयजल की व्यवस्था है और न ही मिड डे मील बनाने के लिए रसोई घर का निर्माण कराया गया। बारिश के समय में बच्चों को एक प्राइवेट कमरे में पढ़ाया जाता है, जबकि खुले मौसम में आम के पेड़ के नीचे बच्चों को पढ़ाना पड़ता है। प्राथमिक शाला मुंगहनी कला की हेडमास्टर ने जानकारी देते हुए बताया कि कई वर्षों से विद्यालय भवन की मांग कर रही है, लेकिन अभी तक विद्यालय भवन का निर्माण नहीं किया जा सका। इस विद्यालय में ज्यादातर बच्चे आदिवासी अंचल से आते हैं, जिन्हें विद्यालय भवन न होने के कारण कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस मामले को लेकर के जब डीपीसी विष्णु त्रिपाठी से बात की गई तो उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि शासन स्तर पर कई बार विद्यालय भवन की मांग की गई है, लेकिन भवन अभी तक स्वीकृत नहीं हुआ है। प्राथमिक शाला मुंगहनी टोला। ये विद्यालय जो भवन में लग रहा है, तो ये शासकीय भवन है? नहीं। अभी विगत दिनों ये पेड़ के नीचे भी विद्यालय संचालित था। हाँ। तो क्या कैसा पेड़ के नीचे क्यों? यहाँ लाइट नहीं रहती है, गर्मी बहुत लगती है, तो बच्चे बाहर बैठने को कहते हैं कि बाहर बैठे। यहाँ 30 बच्चे। यहाँ मतलब ये जो बिल्डिंग है, ये शासकीय बिल्डिंग? नहीं, शासकीय नहीं, किराए पे लिए। तो किराए पे क्यों? यहाँ भवन नहीं है? नहीं भवन। कितने सालों से संचालित है विद्यालय? ये 13 साल से 11 साल से। तो 13 साल से इसी तरह संचालित? हाँ, इस स्थिति में चल रहा है। इसके लिए पत्र वगैरह आपने लिखा हुआ है? हाँ, पत्र वगैरह कई बार। अधिकारियों को कोई जवाब वगैरह? अब वो भी लगे हुए हैं प्रयास में, लेकिन अभी कुछ सफलता नहीं मिली। जिले में बहुत सारी संस्थाओं का रेशनलाइजेशन किया गया था। शासन के निर्देश थे कि जिनमें नामांकन मिडिल स्कूल में 10 से कम और प्राइमरी स्कूल में 20 से कम है, उन शालाओं का रेशनलाइजेशन किया गया था, युक्तकरण किया गया था। जिले में 103 ऐसे विद्यालय थे जिनका युक्तकरण किया गया था, जहां छात्र संख्या कम थी, उसी में मुंगहनी कला में भी विद्यालय खोला गया। तो शासन स्तर से इन सभी जो युक्तकरण की शालाएं, इनके लिए कोई भवन सैंक्शन नहीं हुई। यद्यपि प्रत्येक वर्ष जो वार्षिक कार्य योजना हमारी बनती है, उसमें हमने इनके लिए भवन की मांग की है। और डिस्ट्रिक्ट माइनिंग फंड की जो बैठक डीएमएफ की हुई है, उसमें भी हमने जनप्रतिनिधियों के समक्ष इस बात को रखा था और माननीय सांसद सतना ने यह भी कहा था कि भवन विहीन शालाओं के लिए भवन डीएमएफ से सैंक्शन कर दिए जाए। अभी स्कूल चले हम अभियान में भी शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय धवारी में सांसद जी आए थे और उन्होंने भी कहा है कि जो भवन विहीन शालाएं हैं उनके लिए हम भवन की चर्चा करेंगे। क्योंकि शासन स्तर से भवन सैंक्शन नहीं हुआ, इसलिए वो विद्यालय जो है कभी किसी के मकान में या जब बरसात नहीं होती। झाबुआ में लोक सेवा केंद्रों पर बढ़ती भीड़ के कारण अफरा तफरी का माहौल रहता है। आपको बता दें कि कर्मचारियों की कमी से काम की गति बहुत धीमी होने से लोगों को बहुत परेशानी होने लगी थी। कलेक्टर ने समय समय पर सुधार के लिए निर्देश दिए हैं, परंतु अपेक्षित परिणाम नहीं मिल रहे थे। इसी समस्या के समाधान के लिए झाबुआ कलेक्टर नेहा मीणा ने ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए झाबुआ जिले में 11 नए उप लोक सेवा केंद्र शुरू करने का आदेश पारित किया है। इन केंद्रों के शुरू होने के बाद जिले में कुल 17 लोक सेवा केंद्र हो जाएंगे, जिससे ग्रामीणों को ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। इससे उनके समय और धन दोनों की बचत होगी। वर्तमान में काफी ज्यादा भीड़ इकट्ठी हो रही है लोक सेवा केंद्र में। उसका कारण ये है कि स्कूल्स वगैरह ओपन हो गए हैं
और जाति प्रमाण पत्र है, आय प्रमाण पत्र है और काफ़ी सारी जो सुविधाएं हैं जो लोक सेवा केंद्र के माध्यम से दी जानी होती है। तो इस वजह से सडनली फुटफॉल काफ़ी बढ़ गया है और प्लस इसके तो अब हमें जो पहले से भी निर्देश प्राप्त थे विभाग की तरफ से और एक ऑप्शन भी है जो कि भोपाल सर से दिया जाता है, तो हम उसको यूज करते हुए हमारी कुछ 11 जो बड़ी पंचायतें हैं उनके मुख्यालयों में हम लोग उप केंद्र खुलवा रहे हैं लोक सेवा के, ताकि लोगों को ग्रामीण वासियों को, ग्रामीण जनों को स्पेशली इतनी लंबी दूरी तय करके ब्लॉक लेवल पे नहीं आना पड़े। तो कोशिश हम कर रहे हैं जितना डिसेंट्रलाइज कर सके करेंगे। वर्तमान में हम लोग कोशिश करेंगे कि 1 महीने में करवा के अगस्त के पहले हफ्ते तक कम से कम 11 का संचालन शुरू करवा दें और उसके उपरांत अगर आवश्यकता लगती है तो 3-4 हम लोग एडिशनली और एक्सटेंड करने का हम लोग प्रेमनगर विधायक भूलन सिंह मरावी से हमारे संवाददाता ने खास मुलाकात की है। इस दौरान मरावी ने अपने निर्वाचन क्षेत्र स्कूली शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर के जानकारी साझा की है। आइए अब आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा है विधायक भूलन सिंह मरावी ने। तो मैं साधना न्यूज चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मरावी जी, अब विधायक चुनाव लड़ने के लिए आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? देखिए, मैं सबसे पहले तो मेरा राजनीति का शुरुआत हुआ गांव में, और गांव में पहले हम बार जनपद सदस्य के रूप में प्रतिनिधि बना। इसके बाद लगातार 15 साल गांव का सरपंच था। फिर जिला पंचायत चुनाव एक बार चुनाव लड़ा, उसमें जीता था। और धीरे धीरे पार्टी का काम, मैं संगठन का काम, जो भी जिम्मेदारी संगठन मुझे देता था उस काम को मैं निष्ठापूर्वक काम कर रहा था। और अभी जिला का भारतीय जनता पार्टी के जिला को उपाध्यक्ष के नाते मैं सभी गांवों का दौरा किया। संगठन ने जो भी मुझे जिम्मेदारी दिया उससे जिम्मेदारी को निष्ठापूर्वक काम किया और संगठन ने इस मेरा जो कार्यक्रम था उस कार्यक्रम को देख करके और राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व ने मुझे जो जिम्मेदारी दिया और मुझ पर विश्वास किया और मुझे प्रेमनगर विधानसभा के प्रत्याशी के रूप में उतारा। और प्रदेश नेतृत्व, राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रेमनगर विधानसभा के एक मतदाता, एक कार्यकर्ता का मेहनत से हम लोग चुनाव जीते और छत्तीसगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। और आज छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार विष्णु देव जी के नेतृत्व में है और छत्तीसगढ़ को एक विकसित छत्तीसगढ़ बनाने का जो संकल्प है और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है कि 2047 तक विकसित देश बनाना है और उसी के तहत हमारे छत्तीसगढ़ के मुखिया सामान्य विष्णु देव जी का एक संकल्प है कि 2047 तक विकसित छत्तीसगढ़ राज्य, विकसित प्रेमनगर बनना है। इस उद्देश्य से लेकर के आज हम लोग छत्तीसगढ़ में एक जनता, एक मतदाता का काम करवाने के लिए तत्पर है और छत्तीसगढ़ विकास आने वाले भविष्य में विधानसभा प्रेमनगर के पूरे जो स्थिति है उसको किस स्तर तक ले जाने के लिए सपना सजा कर रखे हैं आप? देखिए, मेरा तो जिस दिन से मैं चुनाव जीता हूँ उसी दिन से एक मेरा लक्ष्य है कि स्वास्थ्य शिक्षा को विशेष करके मैं बढ़ावा दूंगा और इस स्वास्थ्य शिक्षा में कहीं पर किसी प्रकार का कोई कमी नहीं होने दूंगा। यदि हमारे क्षेत्र में स्वास्थ्य शिक्षा मजबूत है तो निश्चित है कि हमारा प्रेमनगर भी मजबूत रहेगा। शिक्षा की बात करते हैं तो जबकि प्रेमनगर जो क्षेत्र है उसमें कितने अपना हायर सेकेंडरी स्कूल संचालित हैं अभी? देखिए, यहाँ पर हायर सेकेंडरी बहुत ज्यादा मात्रा में है। यहाँ पर प्राइमरी बहुत मात्रा में है, जो माध्यमिक शाला भी पर्याप्त मात्रा में, हायर सेकेंडरी भी पर्याप्त मात्रा में, सभी मुख्यालय में कॉलेज भी है। आपकी प्रेमनगर जो विधानसभा है उसमें शिक्षा का स्तर क्या है अभी? देखिए, शिक्षा का स्तर अभी हम लोग को बनने के बाद बहुत अच्छा सुधार हो रहा है और सारे कर्मचारी जो शिक्षक हैं, शिक्षिका हैं, सब इंटरेस्ट हैं और अभी साला उत्सव दिवस में हम लोग सभी विकास खंडों, सभी स्कूलों में जा रहे हैं और अच्छे से इससे बार यहाँ के शिक्षक क्षेत्र में काम करने के लिए करें। और हमारे जिला के कलेक्टर माननीय रोहित व्यास जी का भी एक सोच है कि हम इस क्षेत्र को अच्छे से अच्छे। अब शिक्षा के बाद आते हैं, जैसे दूर ग्रामीण क्षेत्र, सुदूर इलाके में आपके प्रेमनगर के पूरे विस्तार फैला हुआ है, तो अब स्वास्थ्य के विभाग में स्वास्थ्य के विषय में क्या चर्चा करना चाहेंगे, क्या स्थिति रहा है स्वास्थ्य? देखिए, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को भी हमने अलर्ट कर दिया है
कि आप सब लोग अलर्ट रहिए। किसी भी प्रकार का अगर छोटी मोटी जो बीमारी आता है उस पर चढ़ बढ़ कर हिस्सा लेना है और उस बीमारी को इस क्षेत्र से भगाना है, ताकि दोबारा वो बीमारी इस क्षेत्र में ना आए। ऐसा हमारे जिले के और हमारे पूरे छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी भी अलर्ट हैं। अभी हमारे पूरे भारतवर्ष में अभी क्या है 3 नए कानून संशोधन, अपराध नियम संशोधन हुआ है, तो इसको पहले की कानून व्यवस्था में और अभी कानून व्यवस्था में क्या लोगों को राहत मिल सकता है, इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, हमारे भारत देश के अभी जो प्रधानमंत्री हैं, जो अभी उनका कार्यकाल 11 साल हुआ है, वो 11 साल में माननीय नरेंद्र मोदी जी जो होने लायक नहीं था, उससे इसको संभव नहीं था, उसको संभव बना करके दिखा दिए। चाहे राम मंदिर का मामला हो, चाहे कश्मीर जम्मू कश्मीर का मामला हो, चाहे कई ऐसे मुद्दे हैं जो बहुत अच्छे फैसले लिए हैं। अभी 2023 में लोकसभा में और राज्यसभा में दोनों में प्रस्ताव पास करके उन्होंने नए कानून का जो लॉन्च किया है जुलाई को, बहुत स्वागत योग्य है। और इस कानून में हमारे बहुत ऐसे हैं कि जो आज पढ़ने में समझने में सरल भाव है इस कानून से, और इस कानून में बहुत कुछ चेंज हुए। पहले जो अंग्रेजों का राज में जो कानून बना था, उस कानून को हमारे मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री जी, उसको दूर कर रहे हैं। मनावी जी, अब हमारे पूरे भारतवर्ष के जो लोग हैं जो देख रहे हैं आपको, आप अपने जुबान से कैसा उसको वो बताइए, आप अपील करिए या एक शिक्षा पर ऐसा कुछ बात बताइए, प्रेरणा दीजिए। देखिए, हमारे देश के, हमारे क्षेत्र के, छत्तीसगढ़ की जनता, प्रेम नगर के मतदाता को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आज जो हमारे संगठन जो है, हमारी भारतीय जनता पार्टी का जो रास्ता है, उस रास्ता में चल करके और छत्तीसगढ़ में और पूरा भारत देश में जिनके मार्गदर्शन से हमारी सरकार बना है मोदी जी के नेतृत्व में, और हमारे छत्तीसगढ़ में सामान्य विष्णुदेव साय जी के सुशासन के तहत जो सरकार बना है, और इस सरकार में हम सब लोग मिल करके इस क्षेत्र का और पूरा भारत देश का विकास करने के लिए आगे बढ़ेंगे। और एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पूरे प्रदेश में इन दिनों गांव-गांव में पौधारोपण किया जा रहा है। और इसी कड़ी में देवास जिले के नेमावर पुलिस ने थाना प्रभारी ने जो है थाना परिसर में एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत पौधारोपण किया। इस अवसर पर नेमावर थाना प्रभारी सुरेखा निमोदा आमजन से अपील करते हुए उन्होंने कहा कि पर्यावरण और वृक्षों के महत्व को ध्यान में रखते हुए एक पेड़ मां के नाम जरूर लगाएं। और वहीं साधना प्लस की टीम ने सूरजपुर एसडीएम जगन्नाथ वर्मा से खास मुलाकात की। इस दौरान अपने अनुभाग के बारे में एसडीएम जगन्नाथ वर्मा ने जानकारी साझा की है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए आपको भी सुनवाते हैं। कुछ विकराल जो समस्या है उनके बारे में अवगत करिए, क्या समस्या है आपके क्षेत्र में? देखिए, सूरजपुर जिला कृषि प्रधान जिला है, साथ में यहाँ जो कोयले का उत्खनन भी होता है भारी मात्रा में, जो कॉलरी एरियाज हैं, तो कॉलरी एरिया की अपनी अलग ढंग की समस्याएं हैं, पानी को लेकर और निस्तारी जल को लेकर। तो कुछ जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित गांवों के लिए हमने समस्या चिन्हित करके और कलेक्टर महोदय के माध्यम से CSR फंड का उपयोग करते हैं और कोशिश करते हैं कि वहाँ की जो कॉलोनी बेस्ड गाँव की जो वहाँ की मूल समस्या है उसका निदान करें और समस्या से निजात दिलवाएं। सर, ये अपना जैसे आम लोगों का जैसे किसान है, उसमें जैसे राजस्व में बहुत त्रुटियां हैं, तो उसका निदान करने में विलम्ब ऐसा क्यों हो जाता है? हाँ, आपने सही मुद्दा उठाया। क्या है, अभी ये देखने में आया है कि जो कंप्यूटराइज रिकॉर्ड जब हमारा ऑनलाइन हुआ है, तो ये देखने में आया है कि जैसे किसी का नाम लोकेश तो उसका नाम लुकू हो जाता है, किसी का नाम बेदी है उसका नाम बेदी हो जा रहा है। तो ये मामूली कुछ वर्तनीय त्रुटियां काफी संख्या में देखने को आ रही हैं। और पहले क्या था कि
पटवारी को ये अधिकार था कि अपने आईडी में सुधार देता था। तो चूंकि पटवारियों की शिकायत आई कि लोगों को परेशानी होती है, तो ये अधिकार एसडीएम में निहित कर दिया गया है त्रुटि सुधार का। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि सामूहिक रूप से रिपोर्ट लेके हम प्रकरण दर्ज करके बल्क में हम इन समस्याओं को दूर करने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं ताकि लोगों को परेशानी ना हो। मेरा ऑब्जर्वेशन इसमें व्यक्तिगत ये है कि कुछ लोग क्या किए कि खातेदार के रूप में कुछ नाम अलग है, जैसे खातेदार उसका कमलाबाई है, अब वो आधार कार्ड में कुछ अलग विमला लिखवा लिया और कुछ अलग कर लिया। तो खाता में हम देखते हैं शुरू से लेकर अभी तक उनका खाता में सही नाम है पर आधार कार्ड अलग नाम है। तो आधार कार्ड के आधार पे लैंड रिकॉर्ड को सुधरवाने की कोशिश करते हैं। तो इस संबंध में भी इस प्रकार की समस्याएं काफी संख्या में हैं कि लोग आधार कार्ड को आधार बना के लैंड रिकॉर्ड को सुधरवाने की कोशिश करते हैं, जबकि हम उनको समझा ही देते हैं कि ये आप आधार कार्ड को सुधरवा लो, तो लोग बोलते हैं उर्फ लिख दो। तो लोगों की कुछ जो समस्या नहीं होनी चाहिए वो भी कुछ समस्या लोग बना दे रहे हैं। इसके लिए भी हम लोग कृषकों को जागरूक कर रहे हैं। जब हम गांव जाते हैं, पटवारी अभी जैसे समस्या निवारण शिविर में जाते हैं, तो इन बात को हम जनता के बीच में बखूबी से प्रसारित करें। एसडीएम साहब, जैसा हमको देखने को मिला आपके चंबर के बाहर, जैसे कि बहुत लंबा लंबित प्रकरण है, उसको सरलीकरण विधि से जल्दी निपटाने के लिए ऐसा कोई आप कहना चाहिए आपको व्यवस्था बनाए है? हाँ, देखिए हमारे कलेक्टर साहब के मार्गदर्शन में हम लोग शिविर आयोजित कर रहे हैं, पंचायत लेवल में शिविर आयोजित कर रहे हैं। वहाँ एक नायब तहसीलदार शिविर प्रभारी है, पटवारी, सरपंच, सचिव और सभी लोग वहाँ ग्रामीण स्तर के जितने अधिकारी हैं, आरईओ और हार्टिकल्चर के अधिकारी, सभी विभाग के मैदानी कर्मचारियों का हम एक दिन तय किए हैं ग्राम पंचायत लेवल पे, और कलेक्टर साहब के कुशल मार्गदर्शन में ये जो शिविर आयोजित हो रही हैं उन शिविरों का भी बखूबी हम इस्तेमाल कर रहे हैं लोगों की समस्या दूर करने में। सर, जैसे शिविर के माध्यम से आप समस्या दूर करने में प्रयास कर रहे हैं, तो इससे क्या लोगों में राहत मिल रही है? नहीं, बिल्कुल। जो लोगों की समस्याएं, जिन लोगों को गांव से तहसील से विभाग से कलेक्टेड जाना है, तो हम उनके घर जा रहे हैं, उनके गांव जा रहे हैं, तो इससे काफी संख्या में लोग लाभान्वित हो रहे हैं। एक प्लेटफॉर्म बना दिया हमने लोगों की तमाम समस्याओं का आवेदन लेना, और पटवारी और मैदानी हम लोगों के क्षेत्राधिकार से संबंधित समस्याएं हैं उनको वहीं पे एक प्लेटफॉर्म में दूर करना, और जो समस्या उनके लेवल का नहीं है तो उन समस्याओं को पास ऑन कर देते हैं संबंधित अधिकारी को। तो एक अच्छा कलेक्टर साहब के मार्गदर्शन में जो जन चौपाल और जो शिविर आयोजित हो रहे ग्राम पंचायत स्तर पे और राजस्व निरीक्षक स्तर पे, तहसील स्तर पे और जिला स्तर पे भी समस्या निवारण शिविर का आयोजन हो रहा है लगातार। एसडीएम साहब, हमारे चैनल के माध्यम से पूरे भारतवर्ष के लोगों को अपनी तरफ से क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि चूंकि मैं जमीन जायदाद के मामला से जुड़ा हूँ, मेरा तजुर्बा है कि लोग भाई बहन आपस में अपने पारिवारिक सदस्यों के बीच में मामूली सी बातों को लेकर विवादरत हैं, और जब उसका पटाक्षेप होता है तो फिर अंत में कोर्ट कचहरी इतने दिनों तक पेशी चलने के बाद जब उनको न्याय देने के प्रक्रम में आते हैं तो लगता है कि ये लिटिगेशन उस स्तर का नहीं है, पर ये आपस में विवादरत हैं। तो हम मैं मशवरा देना चाहूंगा कि छोटे मोटे विवाद, जो पारिवारिक विवाद हैं, कौटुंबिक विवाद हैं, तो ये सब विवाद को अपने आपसी समझौता से विवाद हल कर लें तो ये लिटिगेशन बहुत कम हो जाएगा और आपसी समझ। और वहीं साधना प्लस न्यूज की टीम ने बीजेपी संगठन महामंत्री राजेश कुमार अग्रवाल से खास मुलाकात की। चर्चा के दौरान 3 नए कानून संशोधन को लेकर के मंत्री ने विस्तृत जानकारी दी। आइए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा है मंत्री राजेश कुमार अग्रवाल ने। भाजपा जिला महामंत्री का मुझे दायित्व है, और लोग अभी जो लोकसभा चुनाव का उसमें प्रेमनगर विधानसभा का मैं प्रभारी के तौर पर मैंने काम किया है। आपको राजनीति में आने के लिए कहीं से प्रेरणा मिला? कहाँ से प्रेरणा मिला आपको? हम 1985 में ग्रेजुएशन करने के बाद हम लोग पटवा जी की एक सभा हुई थी सूरजपुर में,
और लखीराम जी भी आए थे और हम लोगों ने अपने युवा मोर्चा के रूप में हमने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया। मैं संघ की शाखाओं में बचपन से जाता रहा हूं और संघ की शाखाओं से प्रेरणा लेकर के हम लोग भारतीय जनता पार्टी में हैं। आपने संगठन के माध्यम से कोई जैसे बड़ा चुनाव लड़े हैं अभी तक? संगठन के का मैंने काम किया, चुनाव तो मैंने कोई नहीं लड़ा है, लेकिन युवा मोर्चा के अध्यक्ष से लेकर के भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष, जिले के मंत्री, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और 2 बार महामंत्री का मैंने दायित्व निभाया है और मैं करीब 40 साल से इस राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। आपने जैसे भाजपा पार्टी ज्वाइन करने से पहले से क्या कारण है जो भाजपा ज्वाइन किया? भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने का तो राजनीतिक क्षेत्र में, छात्र राजनीति में आदमी अपने विचारधाराओं को रहता है। मैं संघ से प्रेरित होकर के ही और उस विचारधारा को लेकर के ही, राष्ट्रवाद के मुद्दे को लेकर के ही भारतीय जनता पार्टी हम लोगों ने ज्वाइन किया। आने वाले समय में कुछ जैसे बड़ा चुनाव लड़ने के लिए सोच के रखें, क्या सोचे हैं आगे? भारतीय जनता पार्टी में पार्टी तय करती है किसको क्या चुनाव लड़ना है, संगठन में क्या दायित्व मिलना है। मेरी पार्टी तय करेगी कि मुझे संगठन में क्या काम करना है, कब चुनाव लड़ना, पार्टी तय करती है। वो तो पार्टी का निर्देश जो मिलता है वो काम करना। आज जैसे अपना नए कानून नीतियां का लागू हुआ, तो संदर्भ आप क्या कहना चाहते हैं? जो 3 नए कानून बने हैं उसमें 2019 में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि मैं पूरे देश में जो अंग्रेजों के समय जो कानून बने हैं, जिनकी अब आवश्यकता नहीं है, जो अंग्रेजों के शासन को बचाने के लिए और उनके विरोध को दबाने के लिए जो कानून थे, जिनकी अब इस देश में आवश्यकता नहीं, उसकी समीक्षा होनी चाहिए और जिस कानून के माध्यम से निर्दोष व्यक्ति को जेल के अंदर या न्यायालय के चक्कर लगाने पड़ते हैं, उससे भी वो बचा जा सके। इस दृष्टि से उन्होंने 2019 में कानून मंत्रालय, गृह मंत्रालय में निर्देश जारी किया कि इन कानूनों की समीक्षा हो और उस समीक्षा के तहत करीब 22 राज्यों ने, 7 केंद्र शासित प्रदेशों ने, सुप्रीम कोर्ट के जजों ने, हाई कोर्ट के जजों ने और करीब 150-250 सांसदों, 270 विधायकों ने इसमें प्रत्यक्ष रूप से भाग लेकर अपने सुझाव और देश की लाखों जनता ने अपने सुझाव इंटरनेट के माध्यम से सरकार को दिए। उसके करीब उसके बाद 153 बैठकें कानून मंत्रालय, गृह मंत्रालय की हुई और जितनी बैठकें अमित शाह जी के गृह मंत्री बनने के बाद हुई, सभी बैठकों में अमित शाह जी मौजूद रहे। बहुत पारदर्शिता और बहुत विचार विमर्श के 4 साल के बाद इस 3 कानूनों को देश की जनता के सामने रखा, जो देश की जनता में निर्दोष व्यक्तियों को न्याय दिलाने में, देश दोषियों को सजा दिलाने में और जो कभी कभी बिना किसी कारण कोई घटना घट जाए उनको भी न्याय दिलाने के लिए ये कानून तीनों आए हैं और संसद की कमेटी ने अपने सुझाव दिए, उसके बाद ये संसद में पारित हुआ है। तो मैं ये बात कहना चाहता हूं कि देश के अथक प्रयास, परिश्रम और विचार विमर्श के बाद ये सर्वानुमति से कानून बना है, जो आने वाले समय में ये देश में कि न्यायालय प्रक्रिया को और पुलिस प्रक्रिया में सहभागिता देगा और दोषियों को सजा मिलेगी, निर्दोषियों को न्यायालय और जेल के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। मुझे ऐसा लगता है। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री अमित शाह जी और कानून मंत्री का अभिनंदन भी करता हूं। 1 जुलाई को आज ये कानून लागू हुआ है। आने वाले समय में इन कानूनों में यदि कोई खामियां आएगी तो उसका भी समाधान निकलेगा, उसमें सुधार होगा। ये संसार का नियम है, परिवर्तन होता है, उसमें सुधार होते हैं और उसमें सुधार होगा। ये कानून आने वाले समय में मील का पत्थर साबित होगा। ये तो आपका काम और व्यक्तित्व का परिचय दिए। अब सुना है आपके नाम के पीछे राजेश कुमार अग्रवाल और एक उसमें टाइटल लगा है महल वाला। तो ये महल वाला चीज के पीछे क्या अर्थ है, उसको थोड़ा क्लियर करिए। वो राजेश महलवाला के पीछे मेरी 3 पीढ़ियों का ये टाइटल है। हम लोग 100 साल पहले हरियाणा में एक गांव में हमारा पक्का मकान था, तो लोगों में गांव में चर्चा होगी कि भाई इनका ये महल है पक्का मकान को। आज की परिस्थितियों में तो वो विशेष बात नहीं है, लेकिन उस समय 100 साल पहले वो विशेष था और उसके आगे एक टाइटल लग गया महलवाला और वही एक महलवाला का टाइटल है। इतना ही है। बाकी हम लोग एक मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं और राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में काम करने का
रुचि है उसको करते रहे। हमारे चैनल के माध्यम से पूरे भारतवर्ष के लोगों का क्या संदेश देना चाहते हैं? आपके चैनल के माध्यम से सारे भारतवर्ष के सारे युवा साथियों से जितने लोग हैं, मैं एक जरूर कहना चाहता हूं कि संसार का नियम है, परिवार है तो परिवार चलाना भी है, परिवार चलाने के लिए अर्थ भी कमाना है, लेकिन उसके बाद कुछ समय बचे इस राष्ट्र के नवनिर्माण में, इस देश को विकसित भारत बनाने में और देश को विश्व गुरु बनाने में अपने जीवन का कुछ अंश 24 घंटे में 1 घंटा मिले वो इस देश को समर्पित करना चाहिए, जिससे कि ये देश विश्व गुरु बन सके, विकसित भारत बन सके। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरें देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।